तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट की यूनिट 1। इस यूनिट के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे और उसके साथ जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे जो पीवाईक्यूज होते हैं वो एकेटी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज हमारे जो है उनके चांसेस पेपर के अंदर आने के बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमारे जो पीवाईक्यूज हैं वो हमारे रिपीटेडली जिस टॉपिक से आए हैं वो टॉपिक के सामने मैंने मेंशन कर दिया है कि कितनी बार वो पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है। अब ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, और इन टॉपिक के अंदर हमारा एम्बेडेड सिस्टम, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड वैलिडेशन ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन तीन बार पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। मल्टी एडम्स नाम से आपको मिल जाएगा, और आप multiadams.com को भी विजिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको फीडबैक प्रोवाइड कराना है, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारी जो यूनिट 1 है उसकी स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन होती क्या है आपको भी पता है, आपने अपने फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनको यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि कैमरा हो गया वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है। लाइक आपकी सेटिंग्स और आपके जो एप्स स्टोर होते हैं उसके अंदर आपके पास पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, वहां से आप डाउनलोड वगैरह करते हो। ठीक है, तो ये आपको पता है मोबाइल एप्लीकेशन होता क्या है। यहाँ पर हमारा थोड़ा बेसिक लिखा हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड लाइक वॉचेस वगैरह, वेयरेबल्स जो होते हैं वहां पर वो रन कर सकते हैं। बेसिकली वो है क्या, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही तो है। ठीक है, आप CS से हो, आपको पता ही है वो क्या है, प्रोग्राम्स हैं जो कि किसके लिए बनाए गए हैं, जो कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, उस पे वो रन कर सके। अब हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं वो सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, वो खुद ही एक प्रोग्राम होते हैं जो कि वहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर ऑन मोबाइल डिवाइसेस। जैसे कि कैमरा है आपका, ठीक है, वो किसके लिए बनाया गया है कि आपका जो कैमरा है वो फोटो क्लिक कर सके, वीडियोग्राफी कर सके। ठीक है, इन सब चीजों के लिए कैमरा को बनाया गया है, तो वो उसका एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि आपको फुलफिल करके देता है। ठीक है, मोबाइल एप्स गेनिंग पॉपुलैरिटी विद द आईफोन ऐप स्टोर इन 2008। सबसे पहले जो पॉपुलैरिटी मिली मोबाइल एप्स को, पहले तो देखो बिफोर, अगर हम उससे पहले बात करें तो बेसिक जो आपके फंक्शनल एप्स होते हैं जैसे कि आपके कैमरा हो गया, सेटिंग हो गया, ये सब आपके फोन में थे। ठीक है, जैसे कि डायल करने के लिए मोबाइल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गए, ये सब थे। बट मोबाइल की जो पॉपुलैरिटी है मोबाइल एप्लीकेशंस की, वो कब स्टार्ट बहुत ज्यादा हुई, आईफोन ऐप स्टोर से स्टार्ट हुई 2008 के अंदर। उससे पहले जो हमारे बेसिक ऐप्स थे जैसे कि कैलकुलेटर और कैमरा, ये सब हमारे एग्जिस्ट करते थे फोन्स के अंदर। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर उबर, रैपिडो, ये सब हमारी डेली लाइफ को चेंज करने में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन चुके हैं, लोगों की लाइफ की एक मतलब नीड बन चुके हैं, ये समझ लो आप। ठीक है, वो डेली लाइफ में उसे यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारे बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा नेटिव एप्स, दूसरे होते हैं हमारे वेब एप्स, और फिर होते हैं हमारे हाइब्रिड एप्स। ठीक है, सो पहला टाइप के हमारे ऐप आते हैं नेटिव ऐप। ठीक है, तो नेटिव ऐप हमारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए डेवलप किया गया है, वो सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। ठीक है, ऐसे ही कोई iOS के लिए डेवलप किया गया है, तो एंड्रॉयड को डेवलप करने के लिए आप जावा या कॉटलिन का यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि आप गूगल पे का एग्जांपल ले लो, वो सिर्फ हमारा एंड्रॉयड के लिए बना हुआ है। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल लें iOS का तो वो हमारा स्विफ्ट लैंग्वेज से या फिर ऑब्जेक्टिव सी से बना हुआ होता है। तो वो जैसे कि हमारा एप्पल मैप्स, ठीक है, वो हमारा सिर्फ iOS डिवाइसेस के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब हमारा आता है दे ऑफर हाई परफॉर्मेंस एंड एक्सेस टू डिवाइस लाइक हार्डवेयर लाइक जीपीएस एंड कैमरा। ठीक है, वो आपके जो हार्डवेयर है आपके डिवाइस का, उसको भी वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि वो जीपीएस को एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है गूगल पे पे जब आप स्कैन करते हो तो आपसे परमिशन मांगी जाती है कि क्या हम आपके कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अलाउ करते हो, देन वो आपके कैमरा को एक्सेस करता है और कैमरा ओपन हो जाता है उस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे अलग अलग नेटिव एप्स बनाते हो तो उनके वो थोड़े ज्यादा हाई परफॉर्मेंस के होते हैं। ठीक है, और वो आपके हार्ड डिवाइस हार्डवेयर को भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम दूसरे टाइप की मोबाइल ऐप्स की बात करते हैं, तो वो है हमारे वेब ऐप्स, ठीक है। वो सबसे ज्यादा आजकल यूज होते हैं, जैसे कि गूगल डॉक हो गए, कैनवा हो गया, या फिर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हमारे वेब ऐप्स होते हैं, ठीक है। आपने अपने गूगल पे जब गूगल ओपन करते हो तो साइड में ऐसे ऑप्शन आते हैं, 9 ऐसे डॉट्स बने होते हैं, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे ना तो वहां पर आपको पूरा जो गूगल के वेब एप्स होते हैं सारे, वो आपको वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। गूगल की जो पूरी वेब ऐप किट होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कीप होता है, गूगल डॉक होता है, गूगल शीट होता है, गूगल फॉर्म्स होते हैं। वो सब क्या है, हमारे वेब एप्स हैं जो कि हमारे ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होते हैं, ठीक है? वो हमारे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाए गए होते हैं, ठीक है? ये मैंने काटा था क्योंकि इंस्टाग्राम हमारा वेब ऐप नहीं है, हाइब्रिड ऐप है, ठीक है? वो वेब ऐप भी है और एंड्रॉयड में भी काम करता है, ठीक है? तो वो हाइब्रिड है, मतलब कि वो दोनों में काम कर सकता है। जैसे कि आप कुछ नेटिव कंटेनर्स का यूज़ करते हो इसके अंदर, ठीक है? हाइब्रिड ऐप्स क्या होते हैं हमारे, यूज़ वेब टेक्नोलॉजीज़ बट रैप्ड इन अ नेटिव कंटेनर। जैसे कि आपके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि रिएक्ट, हमारा रिएक्ट नेटिव है, ठीक है? या फिर फ्लटर है। उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, मतलब कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। हमारा नेटिव ऐप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं, और वेब ऐप हमारे किसी ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो उसके लिए बनाए जाते हैं, और हाइब्रिड हमारे दोनों में काम करते हैं, ठीक है। वो हमारे यूज करते हैं किसका, वेब टेक्नोलॉजीज का, और उसके साथ साथ नेटिव कंटेनर का, ठीक है। तो आई होप ये सब क्लियर है। अब हम की फीचर्स देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के। तो ऐप जो होते हैं हमारे, उसके अंदर जो यूजर इंटरफेस होता है वो होता है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत अच्छा होता है, यूजर इंटरफेस काफी क्लीन होता है, जिससे कि वो उसका एक की फीचर है, और इजीली यूजर उसे यूज कर पाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत नॉर्मी है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर बैकएंड इंटीग्रेशन भी होता है, लाइक क्लाउड डेटाबेस इंटीग्रेटेड रहता है। आप इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो, वहां पर क्लाउड डेटाबेस है कि जहां पर आपकी फोटो सेव हो रही है, ठीक है। आप कभी भी उसे सेव डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन कैपेबिलिटीज, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहां पर, जैसे कि आप हमारी एप्लीकेशन के अंदर मल्टी आइटम्स के अंदर जब आप नोट्स परचेज करते हो, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप उसके अंदर मतलब ऐप को ओपन करोगे तो आप ऑफलाइन भी उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, चाहे आपके पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि आपने उसे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। फिर हमारे आते हैं कुछ नोटिफिकेशन, कि आपको नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पे देने की वो कैपेबिलिटी रखता है, कि अगर कोई गूगल मैप है, ठीक है, आप गूगल मैप को बंद कर देते हो, ठीक है, फिर भी आपको जो डायरेक्शंस वगैरह हैं वो मिल रही होती हैं थ्रू नोटिफिकेशन, या फिर जोमेटो या स्विगी है, वो आपको अलग अलग नोटिफिकेशन सुबह शाम भेजता रहता है कि ये ऑफर आया है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो वो नोटिफिकेशन भेजने की भी उसके पास कैपेबिलिटी होती है। ये हमारे क्या है, की फीचर्स है मोबाइल एप्लीकेशन के। तो आई होप आपको, आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन पूछेगा तो आप समझा पाओगे उसे कि है क्या, या फिर पेपर के अंदर आपको मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो देखो, जब भी आपके फर्स्ट यूनिट से कोई भी इंट्रोडक्शन, मतलब जो यूनिट है उसके उसके अंदर से कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन मोबाइल एप्लीकेशन का तो बताकर ही आओगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पेजेस बने, ज्यादा लाइंस होंगे तो अच्छे से आपको नंबर अच्छे मिल पाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा वाई मोबाइल एप्स मैटर, इतने ज्यादा जरूरी क्यों है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी तब भी तो लाइफ अच्छी चल रही थी ना, फिर इतने ज्यादा जरूरी क्यों है, क्यों? क्योंकि वो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास गेम्स हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास बैंकिंग एप्स हैं, ठीक है, आपको ब्रांचेस पे नहीं जाना पड़ रहा, आपको सारा ऐप पे ही काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐप इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ग्लोबल ऐप मार्केट इज वर्थ बिलियंस, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी मार्केट है एप्स की, ठीक है, ग्लोबल मार्केट। उसके अंदर हमारे 5 मिलियन से भी ज्यादा जो एप्स हैं वो हैं गूगल प्ले पर, और प्ले स्टोर, एप्पल एप्पल ऐप स्टोर पर, ठीक है। इन दोनों के अगर हम कंबाइन करते हैं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा ऐप्स हैं, ठीक है, मतलब कि 50 लाख से भी ज्यादा ऐप है, सोचो कितने ज्यादा ऐप्स हैं, ठीक है। और यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं करी है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारा 3 बार पीवाईक्यू के अंदर आया भी हुआ है। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो वो है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम होते क्या है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, एम्बेडेड सिस्टम, ये किसी ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर थिंग है जिसके अंदर ये जो सिस्टम है वो एम्बेड किया जाता है, ठीक है। और वो क्यों किया जाता है वो हम पढ़ते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू लार्जर डिवाइसेस टू परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। कोई बहुत बड़ा डिवाइस है, जैसे कि आपकी कार है,
उसके अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम लगाया गया है, जैसे कि एयर बैग्स है, ठीक है। वो एक हमारा एम्बेडेड सिस्टम है कि जैसे ही आप कुछ ऐसा होता है जो कि एम्बेडेड सिस्टम के अंदर है कि आपकी कार टकरा जाती है, तो एकदम से एयर बैग्स जो है वो ओपन हो जाते हैं आपको सेव करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा एम्बेडेड सिस्टम है। ऐसी आपकी बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, वो पूरी की पूरी कोई कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। बट उसके अंदर कि आपके कपड़े कब धुल गए वो अपने आप बंद हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ एम्बेडेड सिस्टम लगाया गया है। या फिर आपका माइक्रोवेव है, उसके अंदर हमारा एक कंट्रोल पैनल है जहां पर एम्बेडेड सिस्टम को इंसर्ट किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। मतलब कि वो पूरा का पूरा कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं होता, बस उसके अंदर एक छोटी सी फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए एक एम्बेडेड सिस्टम को लगाया जाता है, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम समझ गए होंगे क्या होता है। दे दे आर एम्बेडेड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ नॉन कंप्यूटर प्रोडक्ट लाइक माइक्रोवेव कंट्रोल पैनल, जो कि मैंने आपको समझाया वो हमारे नॉन कंप्यूटर प्रोडक्ट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। इन मोबाइल एप्स एम्बेडेड सिस्टम हैंडल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, ठीक है, मेकिंग ऐप रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट। मोबाइल ऐप्स के अंदर एम्बेडेड सिस्टम का क्या काम है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हमारे कुछ ऐसा काम होता है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के इंटरेक्शन को कौन मैनेज करता है, कौन हैंडल करता है, एम्बेडेड सिस्टम हैंडल करती है, ठीक है। हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो हमारे दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। उन और वो हमारे स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, ठीक है। अनलाइक जनरल, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, और वो हमारे सब टास्क के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब आप कंप्यूटर्स पे कुछ भी कर सकते हो, और कंप्यूटर्स के पास बहुत अच्छे हमारे रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, मेमोरी अच्छी होती है, ठीक है, और हमारे प्रोसेसर अच्छे होते हैं। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और वो हमारे कंटिन्यूअसली रन कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है और उस पर उन्हें रिएक्ट करना होता है, ठीक है, काम करना होता है। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग पर्पस के लिए होते हैं। तो आई होप आपको एम्बेडेड सिस्टम क्लियर है। अब हमारे ये दो चीजों से मिलकर बने हैं, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उन दोनों के अंदर क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। तो अगर आपसे कंपोनेंट पूछे जाएं एम्बेडेड सिस्टम के, तो आप इस ऐसे समझा के आओगे कि पहले आप हार्डवेयर बताओगे, पहले तो आप एम्बेडेड सिस्टम बताओगे, फिर आप हार्डवेयर बताओगे, हार्डवेयर के अंदर की चीजें बताओगे, फिर आप सॉफ्टवेयर बताओगे, सॉफ्टवेयर के अंदर की चीजें बताओगे, ठीक है। तो हमारा जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर दो चीज मतलब माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, ठीक है। और फिर ये हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेमोरी, रैम रोम होती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं लाइक सेंसर, डिस्प्ले, सेंसर से वो क्या करेगा, रियल वर्ल्ड से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सेंस करेगा, ठीक है। और फिर हमारा डिस्प्ले होता है जहां पर आपको आउटपुट दिखता है। फिर हमारे पास पावर सप्लाई होती है जहां से उसे पावर मिल रही होती है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात करें तो उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि वो तुरंत रिएक्ट करता है। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन कोड, जो भी उसके एप्लीकेशन का कोड है वो होता है, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, आई होप आपको क्लियर होंगे। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एम्बेडेड सिस्टम की, तो उसे रिस्पॉन्ड करना होता है तुरंत, मतलब कि जैसे एयरबैग्स होते हैं उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है। इसके अंदर बहुत बड़े सिस्टम की पूरी बैटरी तो नहीं लगा सकते एम्बेडेड सिस्टम के लिए, तो इसके अंदर लो पावर कंजप्शन होता है, ठीक है। और रिलायबिलिटी होती है, मतलब कि अगर कोई भी फेलियर आ रहा है तो आप वहां पर एम्बेडेड सिस्टम को नहीं लगाओगे, ठीक है। मतलब कि वहां पर फेलियर बिल्कुल भी नहीं मतलब लिया जा सकता है, अगर आपका एम्बेडेड सिस्टम वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि बिना फेलियर के काम कर सके, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टैंड अलोन, मतलब कि ये हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी डिवाइस के अंदर नहीं लगा होता। जैसे कि हमारा डिजिटल कैमरास होते हैं, वो हमारा ऐसे एम्बेडेड सिस्टम है जो कि एकदम अलग है। हमारे मोबाइल फोन में अलग से कैमरा लगा हुआ है, वो अलग है, ठीक है, वो स्टैंड अलोन नहीं है। बट हमारा डिजिटल कैमरा वो एकदम स्टैंड अलोन है, वो किसी अलग और डिवाइस के अंदर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टाइप आता है रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम हमारे एम्बेडेड सिस्टम वो होते हैं जो कि काफी टाइम सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि उसको तुरंत रिएक्ट करना होता है, ठीक है। और मतलब इस बेसिस पे वो क्लासिफाइड है। तो मतलब कि अगर किसी ऐसा कोई सिस्टम है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आपका जो टाइम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका जैसे इवेंट हुआ उसके अंदर बिल्कुल ही मिली सेकेंड्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना है, तो वहां पर टाइम, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। अब हमारे रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम, यहाँ पर अगर आप कोई भी डेडलाइन को मिस कर देते हो तो वो चलता है, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है, और वहां पर एम्बेड सिस्टम काम नहीं किया तो आपकी जो वीडियो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी की जान चली जाए या फिर कुछ ऐसा गलत हो जाए, है ना, वो ओके, डेडलाइन को मिस करना है यहाँ पर। लेकिन अगर हम हार्ड रियल टाइम की बात करें तो यहाँ पर हमारी डेडलाइन को बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस होते हैं कि अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसे तुरंत ऑक्सीजन
दी जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम नहीं काम करेगा तो भाई उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है, पेशेंट की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम, जो कि थ्रू इंटरनेट काम कर रहा होता है, जैसे कि हमारे ऐसे स्मार्ट होम्स के डिवाइसेस होते हैं जो कि थ्रू इंटरनेट काम कर रहे होते हैं। फिर आते हैं हमारे मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम, जो कि पोर्टेबल होते हैं, जैसे कि वॉचेस वगैरह हो गई, है ना, वो हमारे मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। अब आता है हमारा एम्बेडेड सिस्टम के रिलेटेड पीवाईक्यू, जो कि 2 नंबर के अंदर पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन। एक तो ये है कि ये एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। तो रियल वर्ल्ड एम्बेडेड सिस्टम मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ, तो आपको यही 2 नंबर के अंदर समझा कर आना था, तो आप ये समझा पाओगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ डू एडवांसमेंट इन एम्बेडेड सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपके जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उसके अंदर एडवांसमेंट आई है, तो उससे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम बात करें एडवांसमेंट की, तो एडवांसमेंट इन एम्बेडेड सिस्टम सच एज मिनिएचर, मतलब कि छोटी छोटी चिप्स का यूज करने लगे हैं, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए हैं, ठीक है, एआरएम चिप्स का, या फिर इंटीग्रेटेड सेंसर्स का अनेबल, इंटीग्रेटेड सेंसर्स लाइक आपके एआई का यूज करने लगे, मशीन लर्निंग का उसके अंदर यूज करने लगे हैं, अनेबल मोबाइल एप्स टू एक्सेस हार्डवेयर इफिशिएंटली। इससे क्या होता है कि आपके जो मोबाइल एप्स है ना, वो हार्डवेयर को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। अगर उसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम नहीं होगा और छोटे छोटे चिप्स नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे सेंसर्स नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, मोबाइल का इवॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, जिससे कि वो हार्डवेयर को अच्छे से इफिशिएंटली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। दे सपोर्ट फीचर्स लाइक ए आर वी आर एंड ए आई, ठीक है, एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी और एआई को भी वो क्या करने लगे हैं, सपोर्ट करने लगे हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो मोबाइल हैं वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो उससे हमारे जो फोन्स हैं वो फास्टर हो जाते हैं, उनकी जो बैटरी है वो भी इफिशिएंट हो जाती है, और वो इवॉल्व होते हैं बेसिक टू इंटेलिजेंट, ठीक है। जैसे कि आपने सीरी देखा होगा या फिर आपका गूगल असिस्टेंट है, वो हमारे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। उससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है, और आप डायरेक्टली बोल कर भी कॉल लगवा सकते हो, ठीक है, कोई भी इवेंट को अगर करवा सकते हो। तो वो हमारे किसके वजह से हुए हैं, एम्बेडेड सिस्टम की वजह से हुए हैं, ठीक है। और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर चिप्स बहुत छोटी हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटेड सेंसर्स हैं, जिससे कि क्या होता है, बैटरी भी ज़्यादा वो नहीं लेते, जिससे कि आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे एडवांसमेंट की वजह से एम्बेडेड सिस्टम के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस का इवॉल्व हुआ है, ठीक है, इवॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये है कि आपके जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उसके अंदर कंपोनेंट दो होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के अंदर एक हमारे होते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको आप कैसे क्लासिफाइड करते हो एम्बेडेड सिस्टम के लिए, वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो वो हमारे सेंसर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी डिस्प्लेस होती हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन एम्बेडेड सिस्टम आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट अलो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही नहीं होंगे तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से भाई कैसे इंटरेक्शन करवाओगे एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है। तो अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करें तो हमारे 2 टाइप के होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आप कलेक्ट करता है डेटा, और आउटपुट आपका डेटा रिजल्ट्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और अगर हम इंटरफेस के बेस की बात करें तो हमारा अगर सीरियल इनपुट आउटपुट है, मतलब इनपुट आउटपुट है, लाइक आपका जो डेटा है वो बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा एक साथ नहीं हो रहा। तो वो हमारे एक टाइप हो गया सीरियल इनपुट आउटपुट, ठीक है, जैसे कि आपका यूएसबी हो गया या फिर ब्लूटूथ हो गया, यहाँ पर आपके बिट बाय बिट डेटा जो है ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब कॉपी हो रहा होता है डेटा तो बिट बाय बिट हो रहा होता है, ठीक है। और हमारे दूसरे होते हैं पैरेलल इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर आपकी जो मल्टीपल बिट्स होती हैं वो एक टाइम पे ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पुराने जो प्रिंटर पोर्ट्स थे या फिर ये अलग अलग ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि मल्टीपल जो बिट्स हैं उनको एक बार में ही ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं पैरेलल इनपुट आउटपुट। और वो हमारे ज़्यादा फास्ट होते हैं और पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादातर यूएसबी या ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हमारा आता है बेस्ड ऑन सिग्नल टाइप, ठीक है। सिग्नल की बात करें तो हमारे 2 टाइप के सिग्नल होते हैं, सबको पता है, एक होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल। एनालॉग क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको अगर माइक्रोफोन्स का यूज़ करना है, ठीक है, वॉइस ऐप के लिए माइक्रोफोन का यूज़ होता है। तो माइक्रोफोन के अंदर आप ऐसे थोड़ी ना डिस्क्रीट, मतलब कि आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। आपको उसके अंदर कंटिन्यूअस सिग्नल को क्या करना है, हैंडल करना है। तो वहां पर आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट यूज होता है। और अगर हम डिजिटल इनपुट आउटपुट की बात करें तो वहां पर हमारा डिस्क्रीट सिग्नल चलता है, तो वहां पर आप क्या करते हो, बटन या स्विच की जगह पर इनका यूज करते हो, ठीक है, ऑन ऑफ कर लिए, ठीक है, या तो वन होगा तो ऑफ रहेगा और ओ रहेगा तो ऑन रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है।
अब हमारा आता है बेस्ड ऑन कन्वर्जन, ठीक है। बेस्ड ऑन कन्वर्जन की बात करें तो हमारा जो कन्वर्जन होता है या तो एनालॉग टू डिजिटल होता है या तो डिजिटल टू एनालॉग होता है। अगर आप रियल वर्ल्ड इनपुट्स को डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि आपका जो कैमरा होता है वो फोटो को क्लिक करता है और फोटो को फिर सेव करता है, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा होता है एनालॉग टू डिजिटल। तो ये हमारा एक टाइप हो गया बेस्ड ऑन कन्वर्जन। और हमारा दूसरा होता है डिजिटल टू एनालॉग। जब आप डिजिटल किसी भी मोबाइल के रिलेटेड उसको आप एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हो, तो हमारा डिजिटल टू एनालॉग होता है, ठीक है। वहां पर हमारे स्पीकर, जैसे एग्जाम्पल के लिए लें तो हमारे जो स्पीकर्स होते हैं वो हमारी जो ऑडियो है वो आपको देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या कर रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एम्बेडेड सिस्टम का जो क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्लासीफाई करने का, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है मार्केट एंड बिजनेस ड्राइवर्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। ये मार्केट एंड बिजनेस ड्राइवर्स हैं क्या? ये हमारी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हमारे मोबाइल ऐप्स को क्या करती है, पुश करती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब हमारे कुछ ड्राइवर्स मार्केट के हो सकते हैं, कुछ हमारे बिजनेस के रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। वो हैं क्या, उनको अच्छे से समझते हैं। दे इंक्लूड यूजर डिमांड, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग व्हाई बिजनेसेस इन्वेस्ट इन एप्स, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके जो यूजर की डिमांड है, ठीक है। यूजर को अगर चाहिए कि भाई मुझे फूड डिलीवरी ऐप चाहिए, तो वो उस उसको वो ग्रो होगा, ठीक है। फूड डिलीवरी ऐप ग्रो होगा, क्योंकि जब पैंडेमिक आया था, जब हमारा कोरोना वायरस आया था, तो वहां पर फूड डिलीवरी ऐप बहुत ग्रो किए थे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट बहुत ग्रो करी थी, ऑनलाइन लर्निंग बहुत ग्रो करी थी, ठीक है। तो ये हमारी यूजर डिमांड की वजह से हुआ था, ठीक है। और अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की बात करें, जब 4G से 5G पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो 5G बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो फास्ट हो चुका था, तो कौन स्लोअर पे जाएगा, सब फास्टर की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, अगर कोई किसी को कोई मीडियम वर्ग का भाई बंदा है तो वो फ्री की तरफ जाएगा, ठीक है। और कोई अच्छा रिच पीपल है तो वो जो हमारे प्रीमियम ऐप होते हैं या फिर उनके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं महंगे महंगे, उनकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मोबाइल ऐप्स को ग्रो करने में या फिर डाउन करने में, ठीक है। तो हमारे वो मार्केट ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे बिजनेस ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे मार्केट ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, बिजनेस ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो टॉपिक है, इसके रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इस बार आ सकता है, तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ना। पहला होता है यूजर अडॉप्शन, ठीक है। ओवर 7 बिलियन मोबाइल यूजर्स वर्ल्ड वाइड एप्स फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, फूड डिलीवरी ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो हमारे जो यूजर्स हैं उनका अडॉप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर उनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपका ऐप सॉल्व कर रहा है, तो यूजर उसे अडेप्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो 7 बिलियन से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स ने क्या किया, वर्ल्ड वाइड एप्स को मतलब क्या किया, अडॉप्ट किया है, ठीक है। जैसे कि आपके जो फूड डिलीवरी ऐप थे वो पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो 7 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप्स को अडॉप्ट किया हुआ है। और अगर आपका भी कोई मोबाइल ऐप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो यूज़र उसे अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो हमारा 5G जो है वो हमारे ऐप्स को क्या कर देता है, फास्टर बना देता है। तो उसकी वजह से भी लोगों ने ऐप्स को डाउनलोड करना चालू किया, ठीक है। अगर आप ही बताओ कि जैसे टिकटॉक था, ठीक है, टिकटॉक बहुत चला। अगर टिकटॉक में अगर आप 3G चलाओगे, 2G चलाओगे, तो क्या होगा, आपका जो वीडियोस हैं वो अच्छे से चलेंगी नहीं, वो बार बार बफरिंग करेगी। या फिर यूट्यूब है, ठीक है, तो वो अच्छे से नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर अगर 5G आ गया, तो 5G से क्या हुआ कि आपकी वीडियो बहुत स्मूथ चलने लगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी ये हमारा ऐप जो है उनकी ग्रोथ हुई। फिर आता है कॉम्पिटिशन, ठीक है। अलग अलग कंपटीशन की वजह से, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर है या फिर एप्पल का ऐप स्टोर है, ठीक है। तो उन दोनों में ये कंपटीशन है कि भाई कौन ज्यादा डाउनलोड्स को लाता है, कौन ज्यादा बिजनेस बनाता है। तो वो लोग क्या करेंगे, एडवांसमेंट लाएंगे, ठीक है, या फिर इनोवेशन को एंकरेज करेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारे जो एप्स हैं वो और अच्छे होंगे और यूजर और ज्यादा अडॉप्ट करेंगे उसे, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्लोबल ट्रेंड्स। अब ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे कि ई कॉमर्स ने जब बूम किया था, तो हमारा जो फ्लिपकार्ट है वो बहुत ज्यादा बूम किया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड आया, सब लोगों ने घर बैठे शॉपिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। या फिर रिमोट वर्क जब हमारा बूम करा, ठीक है, जब पेंडेमिक आया तो रिमोट वर्क बहुत ज्यादा चलने लगा, सब घर बैठे काम करना है। तो घर बैठे काम करना है तो इंटरेक्शन कैसे होगा, मीटिंग्स के थ्रू होगा। अब हमारा जो जूम मोबाइल है वो बहुत ज्यादा चला। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स हमारी जूम पे होने लगी और जूम ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं मार्केट ड्राइवर्स, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे जो एप्स है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे बिजनेस ड्राइवर्स, ठीक है। बिजनेस ड्राइवर्स में हमारे रेवेन्यू वगैरह का बात होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो अगर आपका फ्रीमियम है, ठीक है, मतलब कि आप
फ्री ऐप प्रोवाइड करा रहे हो बट उसके अंदर इन ऐप परचेसेस दे रहे हो, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर कोई लोग ऐसे हैं जो कि फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से चल सकता है। फिर आता है हमारा सब्सक्रिप्शन बेस, जैसे कि नेटफ्लिक्स काम करता है सब्सक्रिप्शन बेस पे। तो अगर उसके रिलेटेड लोग हैं तो वो आपका ऐप चलेगा, ठीक है। एड्स की बात करें तो जैसे कि गूगल एड्स हैं वो आपके लगा सकते हो। तो ये हमारे रेवेन्यू मॉडल है, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। ऐप को तो आप फ्री में दे सकते हो बट आप इन ऐप परचेस रख सकते हो, या फिर आप अपने ऐप्स के अंदर सब्सक्रिप्शन रख सकते हो, या फिर आप एड्स को रन करा सकते हो जिससे कि आपका रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कस्टमर एंगेजमेंट, ठीक है। ये अगर आपका रेवेन्यू मॉडल कैसा है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके आपके पास कितने यूजर्स आएंगे, आपके कितने मोबाइल ऐप्स डाउनलोड होंगे, ठीक है। फिर आता है कस्टमर एंगेजमेंट। आपका जो ऐप है वो अगर लॉयल्टी बिल्ड कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आपके नोटिफिकेशंस आपको पुश करता है कि ये सेल आ गई है, या फिर आपको इतना ऑफ मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, एक कस्टमर के दिमाग में ना एक लॉयल्टी बिल्ड हो जाती है जिससे कि वो आपके साथ एंगेज रहता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है हमारा डेटा इंसाइट्स, कि आप कलेक्ट करो यूजर के डेटा को और उन्हें अच्छे से रिकमेंडेशन भी शो कराओ, जैसे कि नेटफ्लिक्स करता है या फिर स्पॉटिफाई करता है, कि आप जो सॉन्ग्स को सुन रहे हो वो उन्हें अच्छे से देखता है कि भाई ये सॉन्ग सुन रहे हैं, अगर ये भाई हिप हॉप सुन रहे हैं तो इन्हें हिप हॉप का रिकमेंड करो, अगर ये रोमांटिक गाने सुन रहे हैं तो इन्हें रोमांटिक गाने रिकमेंड करो, ठीक है। मतलब कि ऐसे चलता है, ठीक है। मतलब कि जिससे क्या होता है कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है। आपने डेटा कलेक्ट किया और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन दिया यूजर को, तो यूजर को बहुत अच्छा लगेगा वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कॉस्ट इफिशिएंसी। आपका जो ऐप है वो हमारे फिजिकल ऑपरेशंस को भी रिड्यूस करना चाहिए, जैसे कि आपकी ब्रांचेस होती हैं, आप वहां पर जाओगे एंड आपका किराया विराया लगेगा, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूम होगा, बट आप घर बैठ के बैंकिंग एप्स में वही काम कर सकते हो। तो लोग बैंकिंग ऐप का क्यों नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बिजनेस ड्राइवर्स होते हैं जो कि आपकी ऐप को ग्रो करने में काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यही बहुत इजी था। और आप ना इसे चाहो, जैसे कि मैंने 2 लाइन में लिख रखा है, तो आप इसे 10 लाइन में, 5 लाइन में भी लिख कर आ सकते हो अपने हिसाब से समझाकर, ठीक है। इसके मतलब बेस पर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने स्पॉटिफाई का बताया, तो डेटा इंसाइट के अंदर आप स्पॉटिफाई को अच्छे से एक्सप्लेन करके आओ कैसे वो डेटा यूजर का कलेक्ट करता है और कैसे आपको रिकमेंडेशन शो कराता है जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, ठीक है। जिससे कि आपके नंबर बहुत ज्यादा मिल पाएंगे आपको, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पब्लिशिंग एंड डिलीवरी ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। 2 बार पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब पब्लिशिंग, आप अपने ऐप को कैसे पब्लिश करते हो, कैसे मोबाइल एप्लीकेशन को डिलीवर करते हो यूजर तक, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इन्वॉल्व मेकिंग एन ऐप अवेलेबल टू यूजर आफ्टर डेवलपमेंट। मतलब आपने भाई ऐप को बिल्ड तो कर लिया, डेवलप तो कर लिया, ठीक है, बट वो भाई आपको अवेलेबल भी तो करना पड़ेगा यूजर्स के लिए, ठीक है। एक तो आप ये है कि भाई डायरेक्टली उन्हें एपीके भेज दो, वो डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, या फिर आप प्ले स्टोर पे डाल दो, ऐप स्टोर पे डाल दो, जिससे कि वो बहुत सारे यूजर्स तक पहुंच पाए, ठीक है। दिस फेज टर्न्स कोड इनटू अ यूजेबल प्रोडक्ट विया ऐप स्टोर्स और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होता है कि आपका जो कोड होता है ना वो यूजर के लिए एक प्रोडक्ट बन के आता है, और आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, ठीक है। या तो आप उसे ऐप स्टोर्स में कर लो, या तो आप डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू एपीके को सेंड कर दो, ठीक है, शेयर कर दो। तो ये हमारा पब्लिशिंग एंड डिलीवरी होता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस से इन्वॉल्व होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन, ठीक है। आप अपने ऐप को क्या करो, ऑप्टिमाइज करो, उसकी टेस्टिंग करो, ठीक है। जब भी आप मतलब ऐप को लॉन्च करो तो उससे पहले आप उसकी टेस्टिंग तो करोगे ही ना। बिना टेस्टिंग के आप ऐप को नहीं लॉन्च कर सकते, ठीक है। टेस्टिंग के लिए आपको 12-14 बंदे चाहिए होते हैं जो कि उसको टेस्ट करते हैं डेली, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उनका जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेस पे आप उस पर चेंजेस करते हो, फिर आप ऐप को लॉन्च करते हो। आप अपने ऐप का जो लोगो है वो डालो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड करो, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी होती है, प्रिपरेशन हो गई। फिर आता है हमारा पब्लिशिंग स्टेप्स, ठीक है। आप कैसे अपने ऐप को पब्लिश करते हो। सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म को चूज करो कि आपको अपने ऐप जो है आपका वो कहाँ पर आप पब्लिश करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मेरे जो भाई यूजर्स हैं वो ज्यादा एंड्रॉइड पर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस ऐप को गूगल प्ले पर करूंगा, ठीक है, लॉन्च करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आईओएस पे, तो आप आईओएस पे करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, एक डेवलपर अकाउंट बनाओ, ठीक है। अगर आप दोनों पे कर रहे हो तो दोनों पे बनाना पड़ेगा, अगर आप एक पे कर रहे हो तो एक पे अपना डेवलपर अकाउंट बनाओ, ठीक है। जैसे कि आप समझो कि आपने
iOS के लिए ऐप को बिल्ड करा, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, iOS पे अपना आप डेवलपर अकाउंट बनाते हो। तो आप जब डेवलपर अकाउंट बनाते हो तो आपको वहां पर फीस देनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप iOS के लिए कर रहे हो ना, तो आपको एप्पल ऐप स्टोर पे हर साल $99 को पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल ऐप स्टोर पे कर रहे हो, ठीक है, तो गूगल प्ले प्ले स्टोर पे क्या होता है कि आपको बस एक बार $25 की फीस देनी होती है, ठीक है। और आप अपने ऐप को लॉन्च कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्रिएट, ये दोनों आपके स्टेप जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए। फिर आता है हमारा थर्ड, अपलोड ऐप। अब आपको क्या करना है, अपनी ऐप की बाइनरी फाइल, मेटा डेटा, जो भी स्क्रीनशॉट्स है, प्राइवेसी पॉलिसीज हैं या फिर रिफंड पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उन सबको आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। आप ऐप को जब अपलोड कर दोगे, फिर आपको क्या करना है, आपका जो आपका जो भी जैसे iOS का अगर ऐप स्टोर है या फिर आपका प्ले स्टोर है, वो क्या करेगा, आपको प्रोसेस में डाल देगा, मतलब कि 3 या 4 दिन के या 5 दिन के, जिसमें आपका जो पूरे ऐप्स हैं वो अपने गाइडलाइंस के थ्रू चेक करेंगे कि वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो आपका ऐप क्या होता है, रिलीज हो जाता है और लाइव हो जाता है, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, आप बेटा टेस्टिंग का यूज कर सकते हो। बेटा टेस्टिंग में क्या होगा, आपके 14 या 15 बंदे क्या करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद फिर आपका सारे लोगों के लिए वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। बेटा टेस्टिंग में क्या होता है ना, आप कुछ अर्ली एक्सेस देते हो, जैसे कि आपने 15 बंदे अपने रखे हुए हैं जिनको आप अर्ली एक्सेस दोगे, जिससे कि वो क्या करेंगे, उस ऐप को यूज करेंगे और अच्छे से उसके जो भी गलतियां लगती हैं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको बताएंगे। फिर आप उसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, फीडबैक के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्टेप होते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ नहीं है, बस प्लेटफॉर्म को चूज करो, डेवलपर अकाउंट बनाओ, जो भी फी है वो उसे पे करो, फिर अपने ऐप के जो भी सामान है उनको अपलोड करो, बाइनरी फाइल, मेटा डेटा वगैरह, ठीक है। फिर आप क्या करो, अपने प्रोसेस को रिव्यू के लिए, अपने जो ऐप है उसको रिव्यू के लिए भेज दो, आपका रिव्यू हो गया आ जाए तो फिर आप ऐप को रिलीज कर दो, ठीक है। इतना ही होता है जब आप ऐप को पब्लिश करते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सारी चीजें। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिलीवरी मेथड्स। अब आप अपने ऐप को कैसे डिलीवर करोगे, ठीक है। मतलब कि आप पब्लिश जब कर रहे हो, तो अगर आपने ऐप स्टोर पे करा है तो वैसे ही आप डिलीवर करोगे, प्राइमरी इजी डिस्कवरी हो जाएगी, डायरेक्टली ऐप स्टोर पे जाएगा, कोई भी आपके ऐप को सर्च करेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइड लोडिंग। साइड लोडिंग में क्या होता है कि आप ना क्या करते हो, उसका एपीके, मतलब कि आप ऐप स्टोर पे उसे लॉन्च ही नहीं करते, आप क्या करते हो, आप उसका सिर्फ एपीके जो है वो सेंड करते हो, ठीक है। ये एंड्रॉइड्स के लिए या फिर एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली बस एपीके भेजते हो, आप उसको डायरेक्टली वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर क्या होता है, इजी सर्च नहीं मिलता, कोई भी हर कोई उसे सर्च नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर आपने कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, आप उसके अंदर एपीके को भेज देते हो तो सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वेब डिलीवरी। आप थ्रू ब्राउजर के थ्रू शेयर करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, डिलीवरी मेथड हो गए क्लियर, और हमारा पब्लिशिंग स्टेप्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमारा आता है चैलेंजेस एंड मिटिगेशन, मतलब कि क्या क्या चैलेंजेस है और कैसे आप उसे ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा रिजेक्शन ड्यू टू बग्स और पॉलिसी वायलेशन। अगर आपकी कोई प्ले स्टोर की पॉलिसी है तो आप उसे अगर मतलब नहीं फुलफिल कर रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, रिजेक्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा गाइडलाइंस को फॉलो करना है और टेस्टिंग को हमेशा फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक चैलेंज हो गया, मिटिगेशन हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा विजिबिलिटी। अब हमारे जो बहुत ऐप स्टोर में तो बहुत क्राउडेड होता है ऐप स्टोर, तो आपकी जो डाउनलोड्स हैं वो बहुत लो रहने वाले हैं। तो आपको अच्छे कीवर्ड्स और अच्छी रेटिंग, मतलब रेटिंग्स के थ्रू क्या करना है, उसे यूज करना है, ठीक है। मतलब कि जो भी बंदा उसे यूज कर रहा है वो अच्छी रेटिंग आपको प्रोवाइड कराए, और आप अच्छे कीवर्ड्स का यूज करो जिससे कि आपका जो ऐप है वो रैंक कर सके ऐप स्टोर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। तो आपकी अगर पायरेसी या हैक्स वगैरह हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इंक्रिप्शन या अपडेट्स का यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि आप iOS पे अलग डाल रहे हो या फिर ऐप स्टोर पे डाल रहे हो, तो वहां पर आपने क्या कर रखी है, अलग अलग वो टेक्नोलॉजीज का यूज किया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ऐसी टूल्स का यूज करो जैसे कि फ्लटर, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आपको दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है, चाहे वो iOS के लिए हो या फिर आपका एंड्रॉइड के लिए हो, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं और आप कैसे इसे ओवरकम कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। ये मैंने काफी शॉर्ट में बताया, आप चाहो तो इसे और डिटेल में समझाकर आ सकते हो, ठीक है। ये हमारा अब 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू पब्लिश अ मोबाइल एप्लीकेशन आफ्टर डेवलपमेंट। तो मैंने आपको ये वेरियस स्टेप्स जो भी थे वो आपको बता दिए। तो देखो, पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि पब्लिश करना मोबाइल एप्लीकेशन को होता क्या है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, वो आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको जो हमारा प्रोसेस है 5 स्टेप का, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है, जैसा जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें ये था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग एंड डिलीवरिंग मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट चैलेंजेस माइट अराइज ड्यूरिंग दिस फेज एंड हाउ दे कैन बी मिटिगेटेड। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सारी चीजें हो गई। आपको इसके अंदर जो भी मैंने आपको ये दोनों पेजेस के अंदर बताया ना, पूरा समझा कर आना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व है पब्लिशिंग एंड डिलीवरी के अंदर, वो आपको पूरा समझाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन को भी समझाना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। फिर आपको पूछा गया है कि कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो कि इस फेजेस के अंदर आते हैं, उनको आपको बताना है और आपको मिटिगेट मतलब कैसे आप उसे ओवरकम कर सकते हो वो भी आपको बताना है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया और ये सारी चीजें आपको समझा दी इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमारा 10 मार्क्स मैंने इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले के जो क्वेश्चन पेपर होते थे वो 100 मार्क्स के होते थे। उसमें आपके जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। बट आपका जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 7 मार्क्स के रिलेटेड लिख लेना। ठीक है, मतलब उतना ही लिखना होता है, बट थोड़ा आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे आप एग्जाम के अंदर लिख कर आते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड वैलिडेशन फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। पहले हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे वैलिडेशन ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो दोनों को पहले समझा देता हूँ। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, मतलब कि आप क्या करते हो, जो भी यूजर की नीड्स हैं उन्हें कलेक्ट करते हो कि आपको कौन कौन सी नीड्स को मतलब कंप्लीट करना है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है यूजर की जिन्हें आपको सॉल्व करना है अपने एप्लीकेशन के थ्रू। तो आप सबसे पहले जो भी आपके मतलब कि आप जब भी आप डेवलपमेंट करते हो एप्लीकेशन का, तो उसके अंदर सबसे पहला फेज ही होता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो भी यूजर की नीड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप गैदर कर लेते हो। ठीक है, जिससे कि आप उन्हें सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फिर आता है हमारा वाइल वैलिडेशन एंश्योर द ऐप मीट्स देम, दिस प्रिवेंट कॉस्टली रिवर्क। ठीक है, आपने एक बार रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया। ठीक है, फिर आपने ऐप को क्रिएट कर लिया, फिर आप क्या करते हो, ऐप को वैलिडेट करते हो, वेरीफाई करते हो कि आपका जो ऐप है, जो भी हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी थी, उन्हें मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उन्हें सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप वैलिडेशन अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हो, तो आपका जो रिवर्क की कॉस्ट आने वाली है, ठीक है, वापस आपको काम करने की कॉस्ट आने वाली है, वो बच जाती है। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड वैलिडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो देखो, आइडेंटिफाइंग व्हाट द ऐप शुड डू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा ऐप करेगा। ठीक है, फंक्शनली जैसे कि क्या क्या उसके अंदर फीचर रहने वाले हैं, या फिर नॉन फंक्शनल की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। ठीक है, इन दोनों को हम अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, गैदर करके रख लेंगे। अब इसके लिए हम कौन कौन सी मेथडोलॉजीज का यूज करते हैं, सबसे कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। तो देखो, वाटरफॉल हमारा जो मॉडल होता है वो पूरी डेवलपमेंट साइकिल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा एक स्टेप आता है फर्स्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि आप पूरे की पूरी रिक्वायरमेंट को एक साथ गैदर करते हो। ठीक है, मतलब कि आप अगर बहुत छोटा ऐप बना रहे हो या फिर सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मतलब कि अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस हैं तो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल के अंदर। ठीक है, मतलब कि आप एक ही साथ रिक्वायरमेंट को गैदर करते हो। फिर आता है हमारा एजाइल मॉडल। ठीक है, एजाइल मॉडल में क्या होता है, इटरेटिव प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस है तो आप उसके अंदर अच्छे से, वो फ्लेक्सिबल होता है उस चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब आप इटरेटिव मेथड में चलते हो, आप बार बार रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो, फिर उसके हिसाब से ऐप को चेंज करते हो। ठीक है, वो एजाइल मॉडल होता है। फिर आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो भी आपको फीडबैक मिला है उसके बेस पर आप एक मॉकअप, मतलब कि आप एक क्या करते हो, प्रोटोटाइप को बिल्ड कर लेते हो। ठीक है, जो कि आप यूज करके भी देख सकते हो कि वो ठीक भी है या नहीं। अगर ठीक है देन आप उसको एक्चुअल में बनाते हो। ठीक है, तो ये तीन हो गई मेथोडोलॉजी। अब हमारे नेक्स्ट आता है इंटरव्यूज एंड सर्वेज। जो भी आपको रिक्वायरमेंट गैदर करनी है वो आप या तो इंटरव्यूज लोगों के लेकर कर सकते हो, या फिर आप कुछ सर्वेज को पब्लिश करके उससे कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, यूजर का जो डायरेक्ट इनपुट है वो आपको तक मिल पाता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, जिससे कि आपको यूजर के रिक्वायरमेंट्स मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अगर आपका जो ऐप है वो पहले से ही उसके मतलब कि उसके जैसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि पहले अमेजोन बना हुआ था, उसके बाद फ्लिपकार्ट बना, तो फ्लिपकार्ट को बहुत आसानी हुई होगी, अमेजोन से बहुत सारे फीचर्स उसने ले लिए होंगे। ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा अमेजोन के जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे फ्लिपकार्ट के अंदर हैं। अब एक रेटिंग का फीचर है, ठीक है, वो आपका अमेजोन के अंदर पहले से था, फ्लिपकार्ट ने उसे कॉपी कर लिया। ठीक है, या फिर फिल्टर का ऑप्शन है, वो अमेजोन के अंदर पहले से था, फ्लिपकार्ट ने उसे कॉपी कर लिया। तो क्या हुआ, मतलब कि वो मतलब कि क्या हुआ, उससे उसने मतलब देख लिया कि भाई ये यूजर को थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसे हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर होना ही चाहिए। तो कॉम्पिटिटर अगर है तो उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता क्या है और कौन कौन सी मेथडोलॉजीज का आप यूज कर सकते हो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। तो अगर हम इसके एक पीवाईक्यू की बात करें, 10 मार्क्स में आया था कि आपको ये डिस्क्राइब करना था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूजर फीडबैक इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस। पूरा का जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर यूजर का कितना फीडबैक का
रोल होता है, ठीक है। और हाउ कैन डेवलपर लेवरेज द फीडबैक फॉर बेटर एप्लीकेशन डिजाइन, ठीक है। तो हम एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, यूजर फीडबैक प्लेज अ पिवटल रोल इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग बाय प्रोवाइडिंग रियल इंसाइट इनटू नीड्स, ठीक है। अब देखो, अगर आप यूजर से ही नहीं पूछोगे जिसे उसे यूज करना है, तो आपको कैसे रिक्वायरमेंट मिल पाएगी, ठीक है। मतलब कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, जैसे कि हमारा एक मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन है, वहां पर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमें और अच्छे से नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। मतलब कि मैं अपने एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, मैं एज अ यूजर जब तक मैं उसे यूज नहीं कर सकता जब तक मैं खुद यूजर नहीं हूँ, ठीक है। मतलब जो डेवलपर है जिसने उसे डेवलप किया है, अगर वो उसे देखेगा तो उसे इतना वो लगेगा कि हाँ भाई बढ़िया है, ठीक है, जो भी मैंने चीजें करी हैं वो बढ़िया है, ठीक है, अच्छी चल रही हैं। बट जो यूजर के परस्पेक्टिव से चीजें आएंगी, जो उसे रिक्वायरमेंट लगेगी, जो उसे नीड लगेगी, वो अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। तो यूजर जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर रोल की बात करें तो वो हमारे पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है, जहाँ पे स्लो लोडिंग हो रही है तो उसे आइडेंटिफाई कर पाएगा। प्रायोरिटाइज फीचर्स, जैसे कि अगर ऑफलाइन मोड्स में उसे चाहिए तो वो फीचर्स को ऐड कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि बता पाएगा। एंश्योर इंक्लूसिबिलिटी, मतलब कि एक्सेसिबिलिटी हर एक डिवाइस से है क्या नहीं, वो भी बता पाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है लेवरेजिंग फॉर बेटर डिजाइन, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर लिखा है कि हाउ कैन डेवलपर लेवरेज दिस फीडबैक फॉर बेटर एप्लीकेशन डिजाइन। अब इन फीडबैक के थ्रू कैसे वो उसे लेवरेज कर सकता है एप्लीकेशन के डिजाइन को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा इटरेट, मतलब कि आप एजाइल मॉडल का यूज करो और जो भी आपके क्या बोलते हैं, जो फीडबैक आए हैं उसके थ्रू आप क्या करो, वापस से एक प्रोटोटाइप डिजाइन करो, फिर से उसे टेस्ट करवाओ। और बार बार जब तक करवाते रहो जब तक कि आपका जो ऐप है वो अच्छे से फुलफिल ना कर पाए सारे की सारे रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। फिर आते हैं हमारे टूल्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप सर्वेस का या एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो कि कहाँ पर यूजर को प्रॉब्लम आ रही है, और अगर यूजर कितने डाउनलोड्स कर रहे हैं और क्यों उन्हें इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजें आपको पता लग सकती है एनालिटिक्स के थ्रू, ठीक है। या फिर आप सर्वेस करा सकते हो जहां पर आपको रियल डायरेक्टली यूजर से फीडबैक मिल सकते हैं। अगर हम फीडबैक की बात करें तो जैसे कि आपने एक फीचर ऐड किया वॉइस सर्च का, जो कि हमारे फीडबैक पे बेस्ड था, ठीक है। जैसे कि आपका फीडबैक आया कि भाई मैं जो है टाइपिंग मुझसे नहीं होती, और हम जैसे कि कोई रूरल एरियाज के लिए बिल्ड किया हुआ है ऐप, ठीक है, वहां पर आपकी इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। बट रूरल एरिया नहीं कर, वहां पर जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे उसे, ठीक है। तो वो एक फीडबैक देते हैं कि भाई हमसे हमें इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम कर पाए, हम ऐसा फीचर दे दो कि हम बोल के सर्च कर पाए, ठीक है। तो आपने एक वॉइस सर्च का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो डिजाइन है वो और अच्छी हो पाएगी, लेवरेज हो पाएगी, ठीक है। विच लीड टू द यूजर सेंट्रिक एंड सक्सेसफुल ऐप। यूजर को भी लगेगा कि हाँ भाई मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा काम हो रहा है, ठीक है, और जैसा कि यूजर चाहता है वैसे चेंजेस भी हो रहे हैं। तो आपका जो ऐप है वो एक लॉयल्टी बिल्ड कर पाएगा यूजर के बीच में और बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको बहुत अच्छे से मिल गया होगा। अब इसे ना आप और अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। मैंने तो छोटे में लिखा है बट आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है, तो आप इसको और अच्छे से भी अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। अब आप 7 सेम में हो, ठीक है। आपको मतलब स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, आपको अपने हिसाब से भी चीजें लिख कर आनी है, ठीक है। तो ऐसा होता ही है कि आप जितना भी पढ़ लो आप बिल्कुल सेम टू सेम तो कॉपी कर पेस्ट नहीं करके आओगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से चीजें लिख कर आने वाले हो। तो आपको बस मतलब पता होना चाहिए, फिर आपको अपने आप लिखना है, ठीक है। बस हमेशा देखो कॉपी के अंदर ध्यान रखो, क्वेश्चन जो नंबर है आपको बीच में लिखना है, फिर आपको आंसर लिखना है, देन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कॉपी को लिखना, ठीक है। और आपको जब आप कॉपी लिख रहे हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट्स है ना, वैसे आपको पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, ठीक है। अगर नंबरिंग नहीं करनी है, आपको पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यू, जो कि यहाँ पर हमारे जो अलग अलग मेथडोलॉजीज हैं उनको आपको क्या करना था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि आपको सिमिलरिटीज और जो डिफरेंस है वो आपको बताने थे इस मेथडोलॉजीज के, ठीक है। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, विच मेथड वुड यू रिकमेंड फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन एंड वाई, ठीक है। मतलब कि आपको एक तो मेथडोलॉजीज के डिफरेंस बताने, और आपको ये बताना है कि अगर आप कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो तो आपको कौन सी मेथड को रिकमेंड करोगे और क्यों करोगे, ठीक है, रीजन भी बताना है। तो आप खुद ही पहले सोच लेना कि कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा। अभी हमने ये सारे मेथड देखे, वाटरफॉल, एजाइल, प्रोटोटाइपिंग, इंटरव्यू, फोकस कैंप, ग्रुप्स, इन सबको देखा, ठीक है। तो इन सब में से आपको कौन सा लगता है कि कौन सा बढ़िया है, ठीक है, और क्यों, ठीक है, वो भी आप खुद ही सोच लो। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा बढ़िया है। मेथडोलॉजीज फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग वेरी इन अप्रोच, ठीक है, अलग अलग अप्रोच है सबकी। तो देखो, मेथडोलॉजी अगर हम देखें वाटरफॉल, वो हमारा सिक्वेंशियल गैदरिंग है। आप इसके अंदर क्या करते हो कि सारे के सारे डेटा को एक साथ ही गैदर कर लेते हो, ठीक है। वो हमारा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, आप अलग अलग डेटा को अलग अलग टाइम पे या फिर ऐसे
गैदर कर रहे हो, आप एक साथ गैदर करते हो, ठीक है। और छोटे एप्लीकेशन के लिए बढ़िया है, ईजी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये क्या है, चेंजेस के लिए इनफ्लेक्सिबल है, आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है हमारा एजाइल। एजाइल हमारा क्या है, इटरेटिव है, मतलब कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, बार बार फीडबैक ले सकते हो, उसके हिसाब से अपने ऐप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फ्लेक्सिबल होता है और कंटिन्यूअस फीडबैक के लिए काफी बढ़िया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके बार बार चेंजेस आ रहे हैं तो कोलैबोरेशन की बढ़ जाती है, ठीक है, मात्रा। फिर आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, आप पहले टेस्ट करते हो, ठीक है, पहले आप बिल्ड करते हो, फिर आप टेस्ट करते हो, फिर आप उसे रिफाइन मोक्स, मतलब कि आप अलग प्रोटोटाइप बनाते हो। जैसे कि आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, फिर आपने उसको टेस्ट करवाया, अगर उसे नहीं पसंद आया, कुछ फीडबैक आया कि इसे ये चेंजेस है, फिर आप प्रोटोटाइप बनाते हो, फिर आप टेस्ट करवाते हो, जब तक आपका प्रोटोटाइप बढ़िया ना हो जाए, जब तक आप उसे नहीं बनाते हो, ठीक है। ये हमारा विजुअल होता है, ठीक है। और क्विक वैलिडेशन आप इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि मतलब बंदे को बात नहीं, उसको डायरेक्टली वो प्रोटोटाइप मिल जाता है यूज करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप इसके अंदर बहुत बार इटरेशन कर रहे होते हो, ठीक है। पहले आपने बिल्ड किया, टेस्ट किया, फिर रिफाइन किया, फिर आपने उसको बिल्ड किया, फिर आपने टेस्ट किया, फिर आपने रिफाइन किया, तो ऐसे इटरेशन बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वेस एंड इंटरव्यूज। यहाँ पर आप डायरेक्टली यूजर से इनपुट ले पाते हो, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो भी डायरेक्ट एक्यूरेट नीड्स हैं वो मिल पाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका जो सैंपल है वो बहुत स्मॉल है, मतलब कि आपने 5 ही बंदों से बात करी और पांचों के पांचों को एक ही प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो वो ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाएगी और जो आगे प्रॉब्लम है वो नहीं सॉल्व हो पाएंगी। तो ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है अगर आपका छोटा सैंपल है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो तो आपको सारे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो वाटरफॉल जो है हमारा लीनियर है और एजाइल जो है एडेप्टिव है, ठीक है। लीनियर है मतलब एक बार हो गया तो हो गया, ये यहाँ पर रिपीट करता रहता है। प्रोटोटाइपिंग हमारे हैंड्स ऑन है, आप तुरंत बिल्ड कर लेते हो, ठीक है, प्रोटोटाइप। और सर्वेस हमारा डेटा ड्रिवन है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूजर से इनपुट मिल रहा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आपको ये टेबल है ना बनाने आनी चाहिए, और आपको ये टेबल सब बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछे जा सकती है इस बार, ठीक है। तो आपको ये सारे मॉडल अच्छे समझ में आ गए, क्या डिफरेंस है उनके अंदर समझ में आ गया, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि आप अगर बहुत बड़े एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर आप कौन से मेथड को यूज करोगे, ठीक है, और क्यों। तो हमारा जो एजाइल मेथड है, ठीक है, वो आप यूज करोगे, क्यों, क्योंकि वो इटरेटिव है। आपको अगर लग रहा है कि बड़ा आपने एप्लीकेशन बनाया, उसके अंदर कोई चेंज आ गया, तो आप उसके साथ उसके अंदर चेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल विद टीम्स, अलो मिड प्रोजेक्ट चेंजेस एंड इनकॉर्पोरेट्स ऑनगोइंग फीडबैक फॉर बेटर आउटकम्स, ठीक है। इससे क्यों, क्योंकि भाई आप इसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रहे हो ना, आप उसे इटरेटिव मेथड के थ्रू हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी बड़ी टीम है तो आप उसके साथ उसे स्केल भी कर सकते हो, और अगर आपकी बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ी टीम तो होगी ही, ठीक है। और अगर आपके बीच में प्रोजेक्ट के कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसे भी अलाउ करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आपका जो कंटिन्यूअस फीडबैक आ रहे हैं और आप उस पे चेंजेस कर सकते हो सिर्फ एजाइल मॉडल के अंदर, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमारा आता है वैलिडेशन। हमने अच्छे से रिक्वायरमेंट गैदरिंग अच्छे से पढ़ लिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, ठीक है। कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं, सब आपको पता है। अब हम बात करते हैं वैलिडेशन की, ठीक है। जैसे यहाँ पे लार्ज स्केल पूछा गया, अगर स्मॉल स्केल पूछा जाएगा तो आप इसके अंदर वाटरफॉल मॉडल का यूज बता सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा वैलिडेशन। और वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन जब आपने रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया, आपने ऐप को बिल्ड कर लिया, तो आप चेक करते हो, वेरीफाई करते हो कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपकी मतलब फुलफिल हो भी गई हैं या फिर नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वापस से बिल्ड करोगे। अगर आपकी हो गई हैं तो आप भाई चेक कर दो कि हाँ भाई ठीक है। वेरीफाइंग रिक्वायरमेंट आर मेट थ्रू टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि यहाँ पर जो भी इश्यूज हैं वो जल्दी अर्ली कैच कर लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके आगे कॉस्ट ना बढ़े, और कॉस्ट को आपको ये बचाता है और सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका, एक 2 मार्क्स का पीवाईक्यू पूछा गया था, कि व्हाट आर यूजफुल वेज द मोबाइल एप्लीकेशन वैलिडेशन, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ये है कि आप अलग अलग टेस्टिंग करवाओ, यूनिट टेस्टिंग करवाओ, आपका जो भी पूरा एप्लीकेशन है उसको अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके उन यूनिट्स की टेस्टिंग करवाओ, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कराओ, उन यूनिट्स को मिलाकर फिर आप अलग अलग इंटीग्रेशन से उसकी टेस्टिंग कराओ। या फिर आप यूजर को डायरेक्टली यूजेबिलिटी टेस्टिंग कराओ, यूजर को डायरेक्टली प्रोवाइड कराओ एप्लीकेशन, और उसे यूज करने दो, उसे टेस्ट करने दो, ठीक है। आप टूल्स का यूज कर सकते हो, ऑटोमेटेड टूल्स का यूज कर सकते हो, एपीएम होता है उसका यूज कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली, ठीक है, यूज अपने आप करके उसे टेस्ट कर सकते हो। या फिर आप रिव्यूज का यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। आप मतलब आपके जो पीयर्स
ऑडिटर्स हैं उनसे आप चेक करवा सकते हो, या फिर आप सिक्योरिटी ऑडिट कर सकते हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ वेज होते हैं जिससे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आपकी जो भी एप्स हैं वो रिक्वायरमेंट को मीट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है PYQ, क्रिटिकली इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडेशन इन द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। अब हमारा जो पूरा का पूरा मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट साइकिल में कहाँ कहाँ पर वैलिडेशन यूज होता है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, वैलिडेशन इज क्रूशियल इन मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट एज इट वेरीफाई क्वालिटी अर्ली, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड रिस्क, ठीक है। अगर आप उसे वेरीफाई नहीं करोगे तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चेंजेस का भी, और आपके जो पैसे हैं वो भी बहुत ज्यादा खर्च होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप वैलिडेशन कर लोगे तो वो सब चीजें आपकी बच जाएंगी। तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये क्या करता है, बग्स को आइडेंटिफाई करता है और आपकी जो यूजर इंटरफेस है, ठीक है, उन सबको क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। और क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर आप उसे ओवरडन करो, मतलब कि आप करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट ओवरऑल बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा विटल, मतलब इंपॉर्टेंट है यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए और मार्केट सक्सेस के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो यूजर है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और आपके जो ऐप है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हमारा एक PYQ आया था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस टू वैलिडेट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो अलग अलग स्टेजेस पे कहाँ कहाँ पर वैलिडेशन यूज होता है और कैसे आप वैलिडेट करते हो अलग अलग स्टेजेस को, ठीक है। ऐसा नहीं है वैलिडेशन आपका पूरा ऐप बिल्ड हो गया तब आप कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे भी वैलिडेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो वैलिडेशन अकर्स इन स्टेजेस टू एंश्योर क्वालिटी, ठीक है। सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट स्टेज होता है वहां पर आप क्या करते हो, कंप्लीटनेस का चेक करते हो कि आपके जो रिव्यूज हैं वो कंप्लीट है भी या नहीं है, ठीक है, ऐसे तो नहीं आधे अधूरे रिव्यूज है। फिर आप क्या करते हो, डिजाइन स्टेज के अंदर आपके जो प्रोटोटाइप्स हैं उन्हें आप क्या करते हो, वैलिडेट करते हो यूजर की हेल्प से, ठीक है। कि आपकी जो आपने डिजाइन स्टेज के अंदर प्रोटोटाइप को डिजाइन किया है वो आप यूजर को टेस्ट करवाते हो कि भाई ये ठीक भी है या नहीं, ठीक है। तो वो वैलिडेशन वहां से हो जाता है। फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके अंदर आप पहले यूनिट टेस्टिंग करते हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो, ठीक है, जो भी कोड्स हैं उनके लिए, ठीक है। जो भी आपका आपने पूरा एक एप्लीकेशन बिल्ड किया उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स होंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स होंगे। तो आप अलग अलग मॉड्यूल्स को भी चेक करोगे और उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद भी चेक करोगे, ठीक है। तो दोनों टेस्टिंग आप करते हो। फिर आता है हमारा सिस्टम स्टेज, जहां पर क्या होता है, आप एंड टू एंड टेस्टिंग करते हो, मतलब या डायरेक्टली एमुलेटर या फिर आप डिवाइसेस के थ्रू आप क्या करते हो, उस एप्लीकेशन को चेक करते हो कि अच्छा मेरे सिस्टम में ठीक चल रहा है, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर वो ठीक चल भी रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। अब हमारा आता है फिफ्थ, जो कि है एक्सेप्टेंस स्टेज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आप बेटा टेस्टिंग करते हो या डिप्लॉयमेंट वैलिडेशन करते हो, ठीक है। बेटा टेस्टिंग क्या होती है कि जब आप अपना एप्लीकेशन पूरा बिल्ड कर लेते हो तो आप 14 या 12 मेंबर्स के से 15 दिन तक टेस्टिंग करवाते हो कि ये आपका ठीक भी है या नहीं, ठीक है। अगर जब आपकी बेटा टेस्टिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाती है ना, तब आप एकदम भाई श्योर होते हो कि अब मैं इस ऐप को क्या कर सकता हूँ, लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर एक स्टेज क्या करता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत बढ़िया है। तो ये थे हमारे सारे के सारे टॉपिक्स और PYQs जो कि हमने सॉल्व कर लिए और आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, हम उस चीज को इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर तुरंत ही, ठीक है। वैसे मैंने अपने हिसाब से तो सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, और अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर हमने एक कॉन्टैक्ट पेज रखा है जहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी फीडबैक है आप हमें प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, multiatoms.com। तो जल्दी से करो यार, वहाँ पे रजिस्टर भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, जितने भी PYQs थे उनके सॉल्यूशन के साथ। और आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है, और आप हमारी विजिट कर लेना वेबसाइट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।